भाई कितना ही इनके ऊपर असला बारूद गिर जाए, इनकी मौज नहीं रुक रही भाई। क्लब व्लब सारे कसिनो, ये हमारा होटल है भाई। वहाँ से दागते हैं 1.5 मिनट में तो मिसाइल यहाँ पे आके गिर लेती है। और ये वाला पोस्टर काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ब्लर करना पड़ेगा। इस तरह मुंह करके सो जा, थप्पड़ मार जाएगा जाता जाता। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नई वीडियो में। मैं इस टाइम हूँ यूक्रेन के शहर ओडेसा में, और यहाँ पे हम कल आ गए थे। कल कैसे पहुँचे भाई, बॉर्डर पे कितना परेशान करा हमको इन लोगों ने, 10 घंटे तक बिठा के रखा। मुश्किल से रात को पहुँचे यहाँ पे हम। मुश्किल क्यों कह रहा हूँ भाई, एक तो यहाँ पे यूक्रेन की हर सिटी में रात को 10 बजे के बाद कर्फ्यू है। मतलब अगर आप बाहर घूमते हुए मिले, गाड़ी चलाते हुए, पैदल चलते हुए, कुछ भी करते हुए मिले, तो हो सकता है कि आपको सीधा अरेस्ट कर लें, सीधा गोली भी मार दें। तो हम रात को 1:30 बजे यहाँ पहुँचे। बस स्टेशन से ये होटल आए हम, 800 मीटर दूर था वॉक करते करते। और हमको ये भी लग रहा था कि भाई चेक इन मिलेगा ही नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने अच्छा होटल बुक कर दिया कि भाई क्या पता यहाँ पे 24/7 रिसेप्शन ओपन हो। तो हम ये वाले होटल आ गए थे, ब्लैक सी रेस्टोरेंट एंड होटल। और इतना सस्ता मिला ना हमको ये होटल। 11th फ्लोर पे हमारा कमरा है, मैं तो आपको बाद में दिखाऊंगा आके। भाई सिर्फ और सिर्फ 2300-2400 रुपये का ये हमको होटल पड़ा है। फिर शायद 2200 रुपये का 2 बंदों का एक रात का। और इस होटल के अंदर कसिनो भी है, बोले कि रात को आप कसिनो खेलो। और भाई होटल में कसिनो भी है। अभी सिचुएशन के हिसाब से सोच, यूक्रेन में जिम भी है। ये रहा, देख लिया था मैंने, फिटनेस वाला। चलो अब चलते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ खा लेते हैं भाई। कल तो उन्होंने कुछ खिलाया नहीं हमको, क्या हुआ? चल भाई। तो भाई आज मैं आपको ओडेसा घुमाने की कोशिश करूंगा। वैसे ओडेसा बहुत ही हद तक, ये मान लो 95% तक यहाँ पे अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ तक अभी रशिया नहीं पहुँचा था कभी भी, मतलब यहाँ पे नहीं पहुँचे। और यहाँ पे मतलब बॉम्बिंग्स वगैरह भी बहुत कम हुई हैं, और सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंडर कंट्रोल है। जो ज़्यादातर हिस्सा जो इफ़ेक्ट हुआ है वो सारे का सारा भाई ईस्टर्न यूक्रेन वाला हिस्सा है, जिस पे ज़्यादातर असर पड़ा है ये पूरे वॉर का। पर ओडेसा तक नहीं आ पाई ये वॉर। पर यहाँ पे भी भाई कर्फ्यू वगैरह चालू रहते हैं, अटैक्स हुए हैं यहाँ पे। पर यहाँ का डिफेंस सिस्टम थोड़ा अच्छा लगा रखा है इन्होंने। और यहाँ पे रशिया इतना इंटरेस्टेड नहीं था लेने में इस पार्ट को, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 2014 में क्राइमिया ले लिया था यहाँ से। ब्लैक सी पोर्ट सिटी जो यूक्रेन के पास सबसे बड़ी बची थी, वो ओडेसा बची थी। तो अभी आप जैसे सब कुछ देखोगे भाई, मेरे को तो यार मैं सच बताऊँ बिल्कुल नॉर्मल सिटी लग रही है। कहीं पे भी कुछ भी प्रोटेस्ट वगैरह का भी इतने कुछ नहीं लगा रखा कि मेरे को लगा था भाई हर जगह वो रखा होगा कि यूक्रेन के फ्लैग्स वगैरह लगा रखे होंगे। पर हैं, जैसे कि आप ये देखोगे भाई, लोगों ने लगा रखे हैं। पर इतने तो नॉर्मली भी मिल ही जाते हैं यार, किसी भी देश में आप जाओगे सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। ATMs खुले हुए हैं, बैंक्स खुले हुए हैं, कार्ड ट्रांजैक्शन चल रही हैं, इंटरनेट चलने लग रहा है, मोबाइल डाटा चलने लग रहा है, मैंने जो eSIM खरीदी है वो चलने लग रही है। तो सब कुछ नॉर्मली ऑपरेट होने लग रहा है। रात को बिल्कुल भूतिया बन जाएगा ये 10 बजे के बाद। मैं आपको अपनी विंडो से या होटल के थोड़ा बाहर आके दिखाऊँगा। पर 10 बजे तक तो हम है ही नहीं यहाँ पे। खैर 8 बजे निकल जाएंगे आज कीव की तरफ। तो आप जैसे देखोगे सब कुछ नॉर्मल है ओडेसा में। ओडेसा इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है। कहीं हमको मतलब इतना कोई बम गोली बारूद वाला निशान भी अभी तक नहीं मिला है, एक भी नहीं मिला है अभी तक। क्या पता आउटस्कर्ट्स में हो रखा हो, पर अभी तक हमको कुछ भी यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। मैं अगर यहाँ पे किसी बंदे को छोड़ दो ऐसे कैसा, तो कह नहीं सकता वो बंदा कि भाई मैं किसी
ऐसी वॉर वाली कंट्री में हूँ जहाँ पे वॉर चल रही हो। सब कुछ नॉर्मल है, मेरे को एक भी ऐसी आउट ऑफ द वे चीज़ अभी यहाँ पे कर्फ्यू के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दी है। भाई देखो बिल्कुल ही नॉर्मल शहर लग रहा है भाई मेरे को तो। अच्छा, यूक्रेन आने से पहले मेरे को ऐसा था कि भाई यूक्रेन में किसी भी शहर हम जाएंगे तो तबाह मिलेगा पूरा। क्यों ऐसा दिमाग में ऐसा क्यों था? ऐसा दिमाग में इसलिए था क्योंकि हमने सीरिया देख रखा है भाई। सीरिया में क्या था, जॉर्डन से बॉर्डर पार करते ही गाड़ी में बैठते ही सब कुछ तबाह था भाई, सब कुछ तबाह था। जब तक हम सीरिया से नहीं निकले हमने कुछ ऐसी जगह नहीं देखी जो तबाह नहीं थी। तो दिमाग में यहाँ पे भी ऐसे ही था कि भाई यहाँ पे आएंगे तो सब कुछ तबाह मिलेगा। और जैसे कि आप सब देख सकते हो सब कुछ नॉर्मली ऑपरेट हो रहा है, बैंक्स बिल्डिंग सब कुछ सब नॉर्मल है भाई। यहाँ पे एक पोस्टर दिखा है, अब ये यूक्रेनियन लैंग्वेज में क्या लिखा है ये नहीं पता मेरे को, ट्रांसलेट करके फिर बताता हूँ आपको। भाई ये आ गई देरीबसविस्का स्ट्रीट और ये सिर्फ वॉकिंग के लिए है, तो यहाँ से चल रहे हैं हम। इंडियन रेस्टोरेंट है भाई एक, यहाँ पे ऑपरेशनल है, एक नहीं तीन वो भी, और तीनों ऑपरेशनल है भाई इस टाइम पे। तो सबसे अच्छे रिव्यू जिसके थे करी हाउस करके है, उस पर चल रहे हैं। और देख लो आपको कैसा लग रहा है। मेरे हिसाब से फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा ही है कि मैं एक नॉर्मल किसी यूरोपियन टाउन में घूम रहा हूँ और जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। KFC वगैरह वहीं पे, क्या कहते हैं, KFC, मिनी सूप और क्या कहते हैं मैकडोनल्ड्स भी है भाई यहाँ पे हमारे स्टेशन के पास ही। सब कुछ खुला हुआ है और कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि बंद हो। भाई इस वॉल पे काफ़ी सारे पोस्टर्स चिपका रखे हैं और ये वाला पोस्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ब्लर करना पड़ेगा। किसी की कन्वर्टी में बंदूक लगा रखी है, वो आपको पता ही होगा किसकी कन्वर्टी भी होगी, पर मेरे को भाई ब्लर करना पड़ेगा। ये सब क्या पता दिखा सकते हो, खतरा ना हो जाए कुछ। अच्छा, रशिया ने भाई ओडेसा के ऊपर भी अटैक किए थे, उसके बारे में बात करेंगे, पर पहले खाना खा लें। करी हाउस पे आ गए, इंडियन कुजीन। लो भाई ये आ गए थे रेस्टोरेंट में और अभी तो कोई भी नहीं आ रखा। और इस रेस्टोरेंट ने मेरे को ना उसकी याद दिला दी, ट्रांसनिस्ट्रिया में कैंटीन में जाता था मैं खाने, अंडरग्राउंड आके ऐसे सोफे वगैरह लगे थे उसमें भी। चलो ठीक है। और भाई प्राइसेस बहुत ज़्यादा जेन्युइन है यार यहाँ के हिसाब से ना। इस टाइम पे अगर हम सिचुएशन भी देखें और सब भी चीज़ देखें तो पहले खाना देखेंगे कैसा आएगा, कि इंडिया से इम्पोर्टेड मसाले हैं नहीं है वो पता चल जाएगा। समोसा चाट मंगाया, फिर पानी पूरी मंगाई है भाई, फिर भाई हमने चिकन टिक्का मसाला, कितने का 300 का था शायद, वेट है 300, प्राइस तो 280 है, मतलब 600-650 रुपये का चिकन टिक्का। कहते एक चाय लेके आए, नहीं 220 की है, 500 की। मैंने कहा बहुत महंगी, फिर कहती 0.8 लीटर आएगी 800 ml चाय, 1 लीटर चाय, और 2 गार्लिक नान मंगाए हैं, तो सही है। थोड़ा पैक भी करा लेंगे मन किया तो। भाई ये पहले आए हैं देखो गोलगप्पे, 15 गोलगप्पे, और वो भी भाई और रेस्टोरेंट में कई बार मिल जाएंगे 6, 8, 10 या फिर 12, भाई 15 आए हैं। चलो भाई खाना खा लिया और बिल आया भाई, हमने इतनी चीज़ें ऑर्डर करी, शाम के लिए पैक भी करा लिया। 1540 सिरवेन बिल आया, जो कि आज की तारीख में कुछ 3200-3300 रुपये होते हैं 2 बंदों का। शाम को भी खा लेंगे। तो आज शाम की टिकट भी बुक होगी ट्रेन की, पर हमारी ट्रांजिट वाली टिकट बुक हुई है, मतलब बीच में ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, एक स्टेशन पे उतर के, और फिर 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन आएगी, वो हमको की पहुँचाएगी। तो खाना वाना खा लिया, एक भाई मिल गए थे यहाँ पे, इंडियन भाई थे, और जैसे ही हम बैठे वो हमसे 1 घंटा बाद आए और उन्होंने आर्मी की ड्रेस पहन रखी थी। मैंने परमवीर से बोला, परमवीर भाई पूछिए यार बंदा आर्मी में है, फिर मतलब ऐसी आर्मी प्रिंट की ड्रेस पहन रखी है। तो हमने पूछ लिया, कहते मैं आर्मी में ही हूँ, क्योंकि मैं यूक्रेनियन सिटीज़न हूँ और 12 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और 3 साल से मैं आर्मी में सर्व करने लग रहा हूँ यूक्रेन के लिए। तो हमने पूछ लिया भाई आपको ज़बरदस्ती ले गए थे या फिर अपनी मर्ज़ी से गए? तो बोले नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से गया था। यहाँ पे 99% लोग अपनी मर्ज़ी से गए हैं, ऐसे बताया हमको, और 1% लोग हैं जिनको ज़बरदस्ती भी लेके गए, भाई चलो यार अपने देश के लिए करो सर। तो ओडेसा की बात करते हैं। ओडेसा, कीव और खार्किव 3 शहर थे जहाँ पे रशिया ने सबसे पहले अटैक शुरू करा था। जब शायद मार्च में, फरवरी 2022 में अटैक जब शुरू हुए थे ना, तो ओडेसा सिटी के पास एक गांव है, वहाँ पे बमबारी करी थी, फिर दूसरे गांव पे बमबारी करी थी, पर सिटी में इतने बम नहीं गिरते। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल आएगी तो लगेगी यहाँ पे, ड्रोन वगैरह, इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम काफ़ी सही है। जैसे आप देख रहे हो कहीं पे भी हमको एक भी मिसाइल लगने का अभी तक कुछ भी निशान, नामो निशान नहीं मिला है। और दूसरी चीज़ भाई, यहाँ पे जैसे अटैक होते हैं वो होते हैं, ये खुद ही बता रहे थे, यूक्रेन वाले बोल रहे हैं तो, कि भाई जितने पावर ग्रिड है
रिफाइनरी हो गई या फिर मिलिट्री का हेडक्वार्टर हो गया, पुलिस का हो गया या फिर पोर्ट हो गया, वहाँ पे ज़्यादातर जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो गिराते हैं वो लोग। सिविलियंस पे नहीं गिराते। खुद यूक्रेन में जो रहने लग रहे हैं, और यूक्रेन के बंदे का, आर्मी का बंदा बैठा था, उसने बताया कि भाई नहीं, सिविलियंस पे इतना नहीं करते क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं है सिविलियंस पे कुछ भी करके। तो अब हम चल रहे हैं, एक दो जगह आपको दिखाते हैं ओडेसा की, और फिर चलेंगे अपनी ट्रेन लेने। भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पता चली, तो हमने इनसे पूछ लिया कि ओडेसा में यार वो सायरन्स जो बजते हैं लोगों की सेफ्टी के लिए, वो बजते हैं, अभी भी बजते हैं या फिर अब कम हो गए या फिर अब बिल्कुल भी नहीं सायरन आते। तो फिर वो कहते हैं भाई बजते हैं, अब भी सायरन बज जाते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन सायरन बज जाता है। और मतलब हमने कहा कहाँ सुनाई देगा आपको सायरन? कहता भाई आप किसी भी कोने में बैठे हो ना, कहीं छुपे हुए भी बैठे हो, आपको तब भी सायरन सुनाई दे जाएगा और तुरंत आपको बंकर के अंदर जाना होता है। बंकर मतलब अंडरग्राउंड कुछ भी, जैसे जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे थे ना, ये भी सेफ़ था अगर हम इसी में भी बैठे रहते, अंडरग्राउंड था क्योंकि ये। और इन्होंने बताया जैसे ही मिसाइल निकलेगी, मिसाइल निकलने के 3 मिनट बाद सायरन बज जाता है कि भाई मिसाइल गिरने वाली है। पर वो बोले भाई जब बैलिस्टिक मिसाइल निकलती है ना, वो बोले एक बार मैं अपने पार्क में निकला कुत्ते के साथ, भाई कहते सायरन बजा और मिसाइल यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने तोड़ी। मतलब दोनों चीज़ एक साथ, इतना भी टाइम नहीं मिला क्योंकि जो ओडेसा में ज़्यादातर अटैक हुए ना वो सी पोर्ट से हुए हैं। जैसे कि मान लो आपका हो गया ये जो क्रीमिया से भेज रहे हैं मिसाइल्स, और सी पोर्ट में पूरी की पूरी रशियन आर्मी तैनात थी जब 2022 में अटैक हुआ था। उन्होंने पूरी आर्मी तैनात कर दी थी, नेवी, और क्रीमिया से मिसाइल्स दागते थे ओडेसा पे, तो टाइम ही नहीं मिलता था यहाँ पे लोगों को रिएक्ट करने का। तो हो सकता है अभी एकदम से सायरन बजने लग जाए तो हम एकदम से शेल्टर ले लेंगे कहीं आसपास, और कोई बंदा मना भी नहीं करेगा यहाँ पे शेल्टर देने से, क्योंकि भाई ऐसी सिचुएशन में ना लोगों के अंदर एकता तो आ ही जाती है। एक चीज़ और नोटिस करना आप यार, 4 साल हो चुके हैं, दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी अभी तक यूक्रेन पे कब्ज़ा नहीं कर पाई है। इसका मेरे को एक रीज़न समझ में आता है, बस वो एक रीज़न है कि भाई इन लोगों के पास एक विल है लड़ने के लिए। रशियन जो आर्मी है उन लोगों के पास विल नहीं है, बस उनके पास कोई मकसद नहीं है लड़ने के लिए। इनके पास मकसद है कि हमको अपनी जन्मभूमि बचानी है, अपनी आइडेंटिटी बचानी है। तो ये एक मकसद से लड़ रहे हैं। तो इनके पास मतलब इनकी आर्मी स्ट्रांग नहीं है, पर देख लो रशिया अभी तक इस पर कब्जा नहीं कर पाया। और जो बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहा था मैं, वो ये लोग नहीं रोक पाते क्योंकि वो कह रहे हैं भाई वहाँ से दागते हैं, 1.5 मिनट में तो मिसाइल यहाँ पे आके गिर लेती है। 1.5 मिनट में कौन इंटरसेप्ट कर लेगा, कौन यहाँ से रॉकेट छोड़ देगा भाई उस मिसाइल को हवा में फोड़ने के लिए? तो वो चीज़ नहीं कर पाते बस ये। और जो ड्रोन वगैरह है ना, उनको ये हवा में फोड़ देते हैं। मतलब 100 में से 98 ड्रोन बोल रहे थे कि हम फोड़ देते, इसलिए हमारा अभी शहर ये सुरक्षित है। बस ये होता है कि ड्रोन अगर मतलब नीचे आके गिर जाए तो फिर वो थोड़ा आग वाग सा लगा देता है। मेरे को लगा ये बंदा अंदर लेगा गाड़ी, पर ली नहीं। चलो आ जाओ। यहाँ पे इस चौराहे पे काफ़ी सारे यूक्रेनियन फ्लैग्स और इनके ये आर्मी पर्सन्स होंगे जो शहीद हो गए, तो इन्होंने काफ़ी सारे फ्लैग्स और ये सब लगा रखा है यहाँ पे छोटे छोटे। भाई एक बात और यार, देखो मैं बताता हूँ, असली में साथ यूक्रेन का कोई भी देश नहीं दे रहा। इंडिया पे बड़े इल्ज़ाम लगे कि इंडिया भाई रशिया से तेल खरीदने लग रहा है, तेल खरीदने लग रहा है। अरे हर देश अपना पहले देखता है। इस चीज़ में मैं इंडिया की सरकार को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। आप रशिया से तेल खरीदो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिया की जनता को भी सस्ती चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर उससे तेल सस्ता होता है इंडिया में, बहुत अच्छी बात है। बहुत देशों ने इल्ज़ाम लगाया इंडिया पे, ये कर रहा है वो कर रहा है। पूरा यूरोप क्या करने लग रहा है, पूरा यूरोप इंडिया से तेल खरीद रहा है, जो उनको पता है कि इंडिया रशिया से खरीदने लग रहा है। और फाइनली पैसा कहाँ जा रहा है? रशिया में। तो जो ढोंग कर रहे हैं ना यूरोप के देश की, भाई हम तो नहीं खरीद रहे रशिया से तेल और ये है वो है, भाई तेल सीधा रशिया से इंडिया आ रहा है, इंडिया उसको रिफाइन कर रहा है और यूरोप में सप्लाई कर रहा है। यूरोप में मैंने यहाँ पे भी रेस्टोरेंट में भी बात करी, पर वो फौजी भाई थे तो मेरे को लगा कि भाई नहीं करनी चाहिए वाली बात, थोड़े सेंटिमेंट्स भी होते हैं। पर असलियत तो यही है भाई कि पूरा का पूरा यूरोप आज भी एक तरह से रशिया के तेल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो अमेरिका से तेल नहीं खरीद सकते। भाई अमेरिका बहुत ही महंगा तेल उनको देगा
और अगर रिफाइन यूरोप को करना पड़ गया तेल, तो भाई यूरोप मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है ऑलरेडी। इन्फ्लेशन यूरोप में बहुत ज़्यादा, भी परमवीर से पूछता हूँ इन्फ्लेशन का क्या हाल है इस वॉर के बाद। तो एक तरह से देश कह रहे हैं अमेरिका और यूरोप, भाई हम तो पूरा यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं पूरा सपोर्ट करने का। पीछे ही पीछे एक तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से कुछ ना कुछ खरीदे जा रहे हैं, उसको बेचे जा रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू। कोई पार्टी कभी चाइना हो जाती है, कभी इंडिया हो जाती है, कभी सऊदी वगैरह हो जाता है। कोई एक पार्टी पकड़ लेते हैं कि भाई हमने तो इसको बेचा था, या फिर हमने इससे खरीदा था, हमने उससे नहीं खरीदा, तुमको भी पता तुम किससे खरीद रहे हो। तो ये तो चलो एक तरह से ढोंग, पूरी दुनिया सिर्फ अपना सोचती है। और हमारे देश को ऐसे बोल रहा था इंडिया को, भाई नहीं इंडिया तो गलत कर रहा है, नहीं भाई सब देश अपने बारे में ही सोचते हैं पहले। आज जो पोर्ट चलते हैं, यहाँ पे पास में ही पोर्ट है समुंदर का, वो आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ से निकल लेते हैं, काफ़ी सुंदर शहर है भाई। और ये सारा शहर ना सोवियत टाइम के पहले का बना हुआ है, मतलब 17th, 18th और 19th सेंचुरी का बना हुआ है। 20th सेंचुरी के बाद बहुत ही कम बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी है भाई। यहाँ पे आगे थे पोर्ट के पास, ये है पोतिमकिन स्टेयर्स करके है, और ये पूरा नीचे तक जाता है रोड तक। ये पोर्ट है, मतलब पता नहीं कौन से, काफ़ी सारे पोर्ट होंगे उड़ीसा में। यहाँ पे समुंदर, ये ब्लैक सी आ जाता है। और उड़ीसा सबसे मेन सिटी है यूक्रेन के लिए ब्लैक सी, मतलब ये मान लो जो क्रीमिया है सेवास्तोपोल, उसके बाद सबसे मेन यूक्रेन के लिए तो यही है, क्योंकि अब तो वो तो रशिया के कब्जे में सारा। और वो क्या बता रहे थे कि 25 साल से ऊपर वाले लोगों को भर्ती कर रहे हैं आर्मी में। मतलब 25 साल के बाद पहले ट्रेनिंग दे रहे हैं, और फिर 27 साल के लगभग वो भेज देते हैं उनको। यूनिवर्सिटी वालों को, स्टूडेंट्स को नहीं कर रहे। अच्छा, पर कह रहे थे जिस दिन लड़ाई हुई थी, मतलब जब कह रहे थे कि हमारे ऊपर अटैक हुआ, तो इधर पोर्ट के पास नहीं, एक ट्रक में खुली क्लाशनिकोव यानी कि AK-47 देने लग रहे थे लोगों को। आम लोग जो भी आ उठा के, और आम लोग ही, ऐसा उनका कहना था कि लड़ने जा रहे थे उनके सैनिकों से जिनके साथ इनकी लड़ाई है। अच्छा भाई, यहाँ पे एक स्टैचू है जिसको पूरा कवर वगैरह कर दिया, और इसके चारों तरफ बोरी वगैरह रख दी, अंदर भी बोरी वगैरह भर दी, ताकि शायद कुछ डिस्ट्रक्शन ना हो पाए इस स्टैचू पे। अच्छा, और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया जैसे यूक्रेन की पॉपुलेशन 35 मिलियन लोगों की थी, तो वो बता रहे थे लगभग ये मान लो 10 से 12 मिलियन लोग या 15 मिलियन लोग देश छोड़ के जा चुके हैं। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे या फिर मीडियम टाइप बिजनेसमैन भी थे ना, वो भी देश छोड़ के चले गए। जिनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा था, वो इस युद्ध के बाद देश छोड़ के जा चुके हैं। तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हार्ड हिट हुई है। मैं जब 2019 में आया था, तो $1 में 25 गिरवेन के करीब मिलते थे, ठीक है, यूक्रेनी निर्वेन। पर आज की तारीख में $1 में 42 हिरवेन मिल रहे हैं। मतलब ये मान लो इनकी करेंसी 70 से 80% टूट गई, 50 होते ही डबल हो जाएगा, मतलब 200% हो जाएगी। तो करेंसी तो ऑब्वियस सी बात है इनकी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। और 25 से 42 वो भी सिर्फ 5 सालों में बहुत ज़्यादा होता है ये, मतलब एक तरह से लगभग डबल सी मान लो, डबल हो गई है। भाई यहाँ रुका था, मैंने सोचा है लाते सॉल्टेड कैरेमल ले लेते हैं, कोल्ड पीते पीते चलेंगे। वापस वॉक करके अपने होटल की तरफ ही जा रहे हैं हम। शाम के बज गए हैं 6, और कॉफ़ी मेरे को मिली मीडियम स्मॉल, पता नहीं कौन सी ली है मैंने, मीडियम ही ली है शायद, 85 हिरवेन, मतलब $2 की। सही है रेट मेरे हिसाब से भाई। और वो बात सच है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को आर्मी में भेज दिया गया है, क्योंकि हमको 80% ऑफ जो लोग दिख रहे हैं ना, वो सारे या तो बुढ़े हैं या फिर लेडीज़ हैं, लड़कियाँ। उनको नहीं भेज रहे आर्मी में। वैसे मैंने सुना है यूक्रेन की आर्मी में लड़कियाँ भी सर्व कर रही हैं, पर आपको मैं दिखाता हूँ। देखो भाई, लड़कियाँ कल हमारी सारी बसों में लड़कियाँ आई थी। पर ऐसा भी नहीं है कि सारे जवानों को भेज दिया है, और कई सारे फॉरेनर्स भी हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे। तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मतलब अपना कोर्स पढ़ रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स गए नहीं हैं यहाँ से, पर और सिटीज़ से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पोलैंड वगैरह में शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, मेरे को ना एक भाई मिला था पोलैंड के एयरपोर्ट पे, उन्होंने बताया स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ। जैसे जो सिटीज़ थी, मान लो खार्किव हो गई, डोनेट्स्क हो गई, लुहांस्क हो गई, जो बिल्कुल रशिया के मतलब तबाह कर दी जो रशिया ने, है ना, या फिर कीव हो गई, उनके स्टूडेंट्स के जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उनको या तो पोलैंड शिफ्ट कर दिया, हंगरी शिफ्ट कर दिया, कहीं और शिफ्ट कर दिया। पर जैसे लिविव हो गया, ओडेसा हो गया, और भी बहुत सारे शहर हैं, ये तो बड़े बड़े शहर बता रहा हूँ मैं, जहाँ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा वॉर से। मतलब जैसे आप ये शहर देख रहे हो, इतना फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ के स्टूडेंट्स को यहीं पे पढ़ाई कंटिन्यू करवाई। पर
अब कोई नए स्टूडेंट्स यहाँ पे आज की तारीख में एडमिशन नहीं ले रहे। ऑब्वियस सी बात है भाई कि ऐसे बुरे सिचुएशन देख के कौन अपने बच्चे को यूक्रेन जैसे देश भेजना चाहेगा, वो भी पढ़ने के लिए, वो भी 6 सालों के लिए। हम तो 6 दिनों के लिए आए हैं तो घर वालों को इतनी टेंशन हो रखी है, 6 सालों के लिए कौन भेजना चाहेगा। तो फिर इनकी ये वाली इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, क्योंकि वो बता रहे थे जो भी रेस्टोरेंट में थे ना कि भाई सिर्फ ओडेसा में लगभग 4000 इंडियन स्टूडेंट्स थे, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, 4000 से भी ज़्यादा थे। होली मनाते थे, दिवाली मनाते थे, सब कुछ था यहाँ पे। 5-6 इंडियन रेस्टोरेंट से भीड़ लगी रहती थी। तो कितनी बड़ी इकोनॉमी होगी स्टूडेंट्स की, वो भी एक सिटी की बात कर रहा हूँ। ऐसी यहाँ पे 15-20 सिटीज़ हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करने आते थे। तो अब जिनका कोर्स ख़त्म हो रहा है वो धीरे धीरे जाते जा रहे हैं। अब 2022 से लेकर अभी तक 3 बैचेस का कोर्स ख़त्म हो चुका होगा, या फिर 4 का। 1 बैच बचा है बस, जो बंदे से मैं बात कर रहा था, 1 या 2 बैच कहीं बचे हैं जिनका कोर्स बचा हुआ है, और उनका कोर्स ख़त्म होते ही वो लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। तो धीरे धीरे मतलब यहाँ पे फॉरेनर्स की पॉपुलेशन भी कम हो रही है, क्योंकि यहाँ के ही लोग छोड़े जा रहे हैं, स्टूडेंट्स तो फिर क्या ही है। अच्छा परमवीर, मैं तो दूसरी बार आया हूँ, तेरे को यूक्रेन और यूरोप में कोई अंतर लग रहा है सिटी घूम के वाली? ईस्टर्न यूरोप से सिमिलर है भाई बिल्कुल। वेस्टर्न से क्या अंतर है? आर्किटेक्चर का थोड़ा मेरे को ज़्यादा फर्क लग रहा है। मतलब जैसे ईस्टर्न में बुडापेस्ट में कह ले, हंगरी में कह ले, रोमेनिया में कह ले, मोल्दोवा में कह ले, और इन टर्म्स ऑफ लोगों ने कपड़े कैसे पहन रखे, कैसे ड्रेस्ड अप है, जगह जगह फूल दिख रहे हैं। हाँ। जो बाकी मोल्दोवा में दिखेगा ज़्यादा सोवियत कंट्रीज में। फूल क्या? फूल जो बेच रहे हैं, बुकेज अच्छा, वगैरह, अच्छा। ये सोवियत कंट्रीज में ज़्यादा दिखते हैं। चौक पे बूढ़ी बबूश्का बैठी होंगी, फूल बेच रही होंगी, कपड़े देख के वो टोपियाँ थोड़ी सोवियत स्टाइल, इसलिए थोड़ा ईस्टर्न यूरोपियन ज़्यादा लग रहा है। बाकी सिमिलर है, बाकी चीज़ें वैसी ही चल रही है। बिजनेसेस चल रहे हैं, कसिनो चल रहे हैं, इनके स्ट्रिप क्लब्स चल रहे हैं, मॉल्स चल रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ चल रही है, वो सब चीज़ें तो वैसी वैसी। ओडेसा में बिल्कुल यहाँ नॉर्मल सा ही फील आया हमको, है ना। चलो भाई देखेंगे की जाके। तो वैसे मैंने भी बता दिया, यूरोप के सारे ही, आप मॉस्को तक चले जाओगे ना ऐसा ही लगेगा भाई बिल्कुल आपको। उससे थोड़ा आगे जाने लगोगे तो थोड़ा आएगा फील साइबेरिया वगैरह का, वरना ये पूरा का पूरा पेरिस तक ऐसे ही चलता है। भाई जैसे जैसे शाम होती जा रही है, जनता सड़कों से और कम हो रही है, क्योंकि 10 बजे यहाँ पे कर्फ्यू लग जाएगा, तो सबको घर में बैठना पड़ेगा। और कर्फ्यू का मैं पूछ के आए भाई उन सैनिक भाई से, उन्होंने क्या बताया बताता हूँ पहले कि चर्च आ गए यहाँ पे। भाई कर्फ्यू का उन्होंने बताया कि मान लो कि आप घूम रहे हो रात को, है ना, कर्फ्यू लगा हुआ है और आप घूम रहे हो, तो अगर किसी सैनिक ने आपको देख लिया तो आपको डिटेन करेगा, वो गोली नहीं मारेगा, क्योंकि आप सिविलियन एरिया में घूमने लग रहे हो, ठीक है, जहाँ पे सिविलियंस रहते हैं, और हो सकता है कोई इमरजेंसी हो कि बंदे को बाहर जाना पड़ जाए, तो आपको डिटेन कर लेगा और आपसे सवाल जवाब करेंगे, क्यों घूम रहे थे, कहाँ से आए हो। जैसे हम कल उनसे कहते भाई बॉर्डर से हम अभी फ्री हुए हैं, उन्होंने अभी छोड़ा, तो वेरीफाई करेंगे वहाँ पे और फिर जाके हमको छोड़ेंगे, है ना। पर मगर मान लो कि आप घूम रहे हो बॉर्डर के पास, ट्रांसनिस्ट्रिया के बॉर्डर के पास, क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया से इन्होंने अपने सारे बॉर्डर बंद कर दिए हैं। पहले खुले हुए थे ट्रांसनिस्ट्रिया, जैसे मैंने बताया भाई ऑलमोस्ट रशिया के नक्शे कदम पे चलता है, रशिया उसको कंट्रोल करता है, 70,000 रशियन ट्रूप्स वहाँ पे पोस्टेड हैं, तो उन्हें बॉर्डर बंद कर दिए। पर वहाँ पे अगर आप मतलब रात को चलते हुए मिले बॉर्डर के पास, 20 किलोमीटर का बफर जोन बना दिया, वहाँ पे मिले आप, तो या तो आपको डिटेन करा जाएगा, या फिर ऑर्डर्स हैं, अगर सस्पिशियस बंदा दिख रहा है तो उसको सीधी गोली भी मार दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर शहर में आपको ऐसे गोली नहीं मारेगा कोई, पर हाँ आपको डिटेन करके पूछताछ पूरी तरह कर सकते हैं। इसलिए मैं आज अपना पासपोर्ट भी साथ कैरी कर रहा हूँ पूरे दिन से, कि अगर कुछ ऐसा होता है केस तो तुरंत मैं पासपोर्ट निकाल के दिखा सकूँ कि मैं टूरिस्ट हूँ और कल ही आया हूँ। भाई आज सुबह से घूम रहे हैं और पहली ये टूटी फूटी बिल्डिंग दिखी है भाई यहाँ, तो हमको इस पे हो सकता है कि कुछ हुआ हो, थोड़ा सा लग भी रहा है कि जली जुली सी हुई है, पर पूरे शहर में एक टूटी हुई बिल्डिंग मिली है और नहीं मिली मेरे को तो भाई कोई सी, और सब चकाचक ऐसे फर्स्ट क्लास सारी हैं। भाई कितना ही इनके ऊपर असला बारूद गिर जाए, इनकी मौज नहीं रुक रही भाई। क्लब व्लब सारे कसिनो, ये हमारा होटल है भाई, कल रेस्टोरेंट बंद था, कहती कसिनो में चले जाओ, वहाँ पे आपको खाना भी मिल जाएगा। हमारे होटल के अंदर सी एंट्रेंस है इस वाले कसिनो की, तो चलो चलते हैं होटल के अंदर, देखते हैं। ब्लैक जैक होगा तो खेल लेंगे, मन सा कर रहा है, ऐसे टाइम पास हो जाएगा थोड़ा, 2 घंटे बाद ट्रेन है। और देख लो भाई सब चल रहा है अभी, और रात के 10 बजे की कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा
एक बंदा नहीं था भाई। सामने देख लो भाई, वो स्ट्रिप बार, सारे इनके मौज मस्ती चलने लग रही है। पर सही है वैसे यार, हिम्मत ही टूट जाएगी तो फिर कैसे ही लड़ेंगे ये लोग भी, अपना घर भी तो बचाना ही है इनको। भाई ये था हमारा कमरा, रात हो गई 7:30 हो चुके, 7:37, और सिर्फ 2000 रुपये में मिला था। इसको करते हैं लॉक। 2 दिनों के लिए ले लिया था हमने क्योंकि महंगा नहीं था, बैग वैग पड़े थे। अब चलते हैं ट्रेन स्टेशन, भाई कीव के लिए ट्रेन लेना है। निकल गए हैं भाई हम ट्रेन स्टेशन की तरफ। ये मान लो 20 मिनट में हमारी ट्रेन चली जाएगी। सामने वो जो दिख रहा है वो ट्रेन स्टेशन है, ज़्यादा दूर नहीं था हमारे होटल से। ये है भाई इनका ट्रेन स्टेशन ओडेसा का, और बहुत ही कम लाइटिंग वगैरह कर रखी है, पता नहीं कोई रीज़न होगा। लाइटिंग ये रात को बंद कर देते होंगे या तो। अब चलो वहाँ से अंडरपास से जाना पड़ेगा, अंडरपास है या नहीं, कैसे करें क्रॉस अप। भाई ये आ गए ट्रेन स्टेशन के अंदर, और देखो कैसा ट्रेन स्टेशन है। ये हमको बताया प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हमारी ट्रेन, एग्जिट टू ट्रेन। सिर्फ 13 मिनट बचे हैं ट्रेन के। अच्छा ये वाली ट्रेन है हमारी ओडेसा से, ओडेसा होलोवना लिखा है शायद, ये स्टेशन का नाम है। 078 नंबर है ट्रेन का, और ये हमको कीव नहीं पहुँचाएगी, बीच में कहीं उतारेगी। भाई ये लगी हुई अपनी ट्रेन, डिब्बा नंबर 4। इसकी टिकट वगैरह की बात, अभी यहाँ थोड़े ज़्यादा ही लोग हैं, और कोई ऐसा ना बोल दे भाई सैनिकों की वीडियो बना रहे हैं, तो सैनिक भी जा रहे हैं, तो बीच वाले स्टेशन में जब उतरेंगे तब बता दूंगा। ये आ गए थे ट्रेन के अंदर, और यहाँ पे कर दिया सारा बेड अरेंज हमने। तू तो बहुत कम ट्रैवल करता, कैसा लग रहा है? चल गई, कैसा लग रहा है बता ना। सही लग रहा है भाई, क्या बस से तो ठीक है, गुड्डे तो नहीं उड़ेंगे। इस तरह मुँह करके सो जा, कोई थप्पड़ मार जाएगा जाता जाता। भाई सीटें अवेलेबल नहीं थी, आखिरी में ट्रांजिट वाली ट्रेन कराई है, उसमें ये वाली बर्थ मिली। भाई मेरा पहले माथा यहाँ भिड़ा ऊपर चढ़ते वक्त, और फिर यहाँ भिड़ा इस पे। भाई बहुत छोटी सीट है, बहुत गर्मी कर रखी है ट्रेन के अंदर। मतलब ये मान लो ये क्या चाय बेचती फिर रही, यहाँ पे चाय करती जा रही है। यहाँ कर दिया भाई सब सामान फिट। बहुत गर्मी हो रखी है भाई ट्रेन में यार, कैसे ही सोएंगे यार। हाँ सही में है ना। सारे रशियंस वैसे ट्रेनों में नंगे सोते हैं। हाँ सच में नंगे सोते हैं। देखिए आने भाई ये छोले पैक करा के लाए थे, चना मसाला और राइस, खा रहे हैं, थोड़ा खा के सोते हैं। भाई रात के बज रहे हैं 3:04, और हमारी ये ट्रेन पहुंच चुकी है विनित्सिया, जो कि हमारा बीच का ट्रांजिट स्टेशन था। ये वाला हमारा डिब्बा था, और इसने उतार दिया। अभी ये 2 मिनट में यहाँ से चली जाएगी ये ट्रेन, और फिर हमको अगली ट्रेन का इंतज़ार करना है। टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा है भाई 1-2 डिग्री। रात के बज रहे हैं 3:05। ये विनित्सिया का स्टेशन है। अनाउंसमेंट चल रही है कि 78 नंबर ट्रेन आ चुकी है ओडेसा से, और ये वहाँ जा रही है जहाँ पे जाना है इसको। उस शहर का नाम छोटा सा गांव, तो कह रहे हैं आ गई ट्रेन। अब अगली ट्रेन का इंतज़ार करना है हमको यहीं पे खड़े होके। पता नहीं स्टेशन खुला होगा या नहीं खुला होगा, 1 घंटे बाद है अब अगली ट्रेन। भाई ये चली गई हमारी ट्रेन, और अब अगली ट्रेन का इंतज़ार करना है यहाँ पे खड़े खड़े। धुआं पता नहीं कैसे हो रखा है। और यहाँ पे मिली भाई एक वेंडिंग मशीन पानी वाली, पानी ले लेते हैं भाई, पर पता नहीं यार कैसे चलेगी ये। अरे प्रोडक्ट चुन तो रहे हैं भाई। वो कॉफ़ी पी गया ऊपरी की, इसमें से पानी निकल नहीं रहा। चलते हैं भाई स्टेशन के अंदर, वेट करते हैं। यहाँ तो बाहर बहुत ठंड हो रही है अभी। भाई इन दोनों ट्रेनों का प्राइसेस बता देता हूँ मैं। ये हमको पड़ी सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये की दोनों ट्रेन, जिसमें कि हमने 320 रुपये तो दिए हैं बेडिंग्स के। 2 ट्रेन में अलग अलग बेडिंग खरीदनी पड़ी। उसमें आता है ऑप्शन, चाहो तो बेडिंग आप हटा भी सकते हो। 80 हिरवेन लेते हैं, लगभग 160-170 रुपये। तो 320 रुपये तो हमने बेडिंग के दिए हैं, और 500 रुपये ट्रेन के। अगर बिना बेडिंग के जाओगे, अपनी बेडिंग भी ले जाते होंगे लोग, तो ओडेसा से कीव सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये की ट्रेन है भाई। देख लो, बहुत ही सस्ती है। और डायरेक्ट वाली भी इतनी की थी,
को, बल्कि इससे भी सस्ती थी। डायरेक्ट वाली में बेडिंग मिला के 500 रुपये की थी, और अभी हमको बेडिंग मिला के 800 की पड़ी, क्योंकि 2 बार बेडिंग लेनी पड़ी, फिर थोड़ी चेंज वेंज करनी पड़ी। टाइम हो गया 4:04, 3 मिनट में ट्रेन आने वाली है, और फिर 4:10 पे यहाँ से चल पड़ेगी, और हम कीव पहुँच जाएंगे सुबह सुबह 7 बजे। तो देख रहे हैं कोई होटल अर्ली चेक इन वगैरह लेंगे और रेस्ट करेंगे, और फिर आपको दोपहर में अगली वीडियो में कीव भी तो घुमाना है। भाई सोवियत यूनियन में ट्रेन इतना डिस्टेंस कवर करती है, पर बिल्कुल टाइम पे आती है। देखो आने लग रही है 4 बज के, मैं आपको टाइम दिखाऊं तो 4:08 पे ट्रेन आ गई। एक 2 3 16 नंबर है हमारा डिब्बा, इस पे लिखा ही नहीं था इन पे। लो भाई सुबह के बज रहे हैं 7, ट्रेन पहुंच चुकी है कीव स्टेशन, और अब उतरते हैं भाई नीचे। चलो भाई बाहर निकल गए हम कीव शहर में, वो लिखा हुआ कीव, और एग्जैक्ट 7 बज रखे हैं। चलते हैं बाहर, देखते हैं कहाँ होटल चेक इन वेक इन मिलता है नहीं मिलता। चल भाई होटल में चेक इन मिलेगा? जेब में पैसे हो तो सब मिलता है। क्या बात है परमवीर सेठ। चलो भाई ये निकल गए हम स्टेशन के बाहर, और कल हमारी ट्रेन ही है सुबह सुबह, तो मैंने कहा ये रही बिस, इसी से पूछ ले अर्ली चेक इन वेक इन का एक्स्ट्रा पैसे लेके देते हो दे देंगे, वरना भाई 2 दिन का पे कर देंगे। क्या हो गया, क्योंकि वरना हमारा दिन हो जाएगा बर्बाद। ये ले लिया इबिस में ही कमरा हमने, ये पड़ा 3150 हिरवेन का विद अर्ली चेक इन, आती चेक इन दे दिया। छोटा सा ही कमरा है बिल्कुल। चलो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आपने देखा इसमें पहला दिन कह सकते हो आप कि यूक्रेन में कैसा था। ओडेसा से कीव भी आ गए, डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती तो ज़्यादा सही रहता, थोड़ी नींद पूरी हो जाती और टाइम से पहुंच जाते। तो अभी सोते हैं, 3-4 घंटे सोता हूँ, फिर जाऊँगा KFC वगैरह खाऊँगा यहाँ पे, और फिर चलेंगे हम सिटी सेंटर देखने की कीव कैसा है। और जो मेरा फ्रेंड तारक रहता था उसने अपने घर का एड्रेस भी भेजा है, कहता बिल्डिंग देख के आई हूँ मेरी, उस वाली बिल्डिंग पे मिसाइल विसाइल गिरी है नहीं गिरी है, तो उसके एड्रेस पे भी चलेंगे देखने। पर अभी तो थोड़ा रेस्ट करते हैं।